गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 4 पार्ट 2। कल तक हमने देखा कि उनकी माँ ने उन्हें 6 साल की उम्र में बोला था वायलिन सीखने के लिए और वो 6 साल में ही एक स्किलफुल वायलिनिस्ट बन चुके थे। नाउ हिज फैमिली शिफ्टेड टू म्यूनिक व्हेन ही वाज 15 बट देयर ही फील्स अनकंफर्टेबल विद द रेस्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल सो ही लेफ्ट इट। उनकी फैमिली ने जब वो 15 साल के थे तब म्यूनिक में शिफ्ट कर लिया था, बट पर प्रॉब्लम ये थी कि ही फील्स, उन्होंने फील किया कि वहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की वजह से वो कई बार ऐसा होता था कि अपने नए आइडियाज़ के बारे में, नए कंसेप्ट के बारे में सोच ही नहीं पाते थे, ना उन सब चीज़ों के बारे में कोई इम्प्लीमेंटेशन हो पाता था। दैट्स वाई इस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को उन्होंने छोड़ दिया और वहाँ से छोड़ कर कहीं और शिफ्ट हुए। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग ही गेट्स एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख because the atmosphere in the university was more liberal and they accept new ideas and concepts. Besides, he has more interest in physics and mathematics. उनकी स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद उन्होंने एडमिशन जो था वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में ले लिया था एंड वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा लिबरल होने की वजह से उन्होंने कई सारे नए आइडियाज़ और कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया था और उनका जो इंटरेस्ट था वो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स की तरफ और ज़्यादा बढ़ गया था। तो होता क्या है, कई बार जब आपके माइंड पे जब प्रेशर नहीं होता है, जब आप किसी स्ट्रेस के बिना ये सब चीज़ें सोचते हैं, तब आपका जो आइडियाज़ और कंसेप्ट वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा वर्क करना शुरू हो जाता है, आप बहुत इनोवेटिव सोच पाते हैं। और ऐसा ही हुआ जब वो ज्यूरिख में शिफ्ट हुए, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में, तब उनका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा लिबरल था। इसकी वजह से उनके दिमाग में बहुत सारे नए आइडियाज़ और बहुत सारे नए नए कंसेप्ट्स आने लगे और उनका जो इंटरेस्ट था वो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और इसी फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का जो इंटरेस्ट था, उन्होंने उस चीज़ ने उनको एक महान साइंटिस्ट बना दिया। तो ये जो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का जो कॉम्बिनेशन है, दैट मेक्स द साइंटिस्ट। एट द यूनिवर्सिटी ही मेट अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक। वहाँ वो एक लड़की से मिले, दैट इज़ मिलेवा मैरिक। शी वॉज इक्वली क्लेवर, वो भी इतनी ही चालाक और इंटेलिजेंट थी। आफ्टरवर्ड्स दे मैरिड, फिर उन्होंने शादी कर ली एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बेटे भी थे। बट अनलकीली देयर मैरिज डिडंट लास्ट एंड दे स्प्लिट इन 1919। 1999 में उनकी शादी जो है टूट गई, उनके बीच में डाइवर्स हो गया। बहुत लंबे टाइम की शादी चली नहीं, पर उन्होंने शादी करने के बाद 2 बेबीज़ उनके थे, 2 बेटे थे, बट अनलकीली उनकी शादी बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाई। Subsequently, after finishing his education, Albert worked as a technical expert in the patent office at Bern. तो ऐसे ही इसी के साथ चलते हुए उन्होंने जब फिनिश किया, एजुकेशन फिनिश कर लिया, तो अल्बर्ट जो थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह वर्क किया इन पेटेंट ऑफिस। पेटेंट ऑफिस के मतलब आप जानते होंगे, पेटेंट ये होता है कि जनरली जब किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो उस प्रोडक्ट को हम लोगों को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है कि ये उन्हीं के नाम का है और ये सारी चीज़ें, ये सारा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, इनके अलावा कोई इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं पेटेंट। इस तरह का उन्होंने वर्क किया और उन्होंने इसी के साथ रहते रहते काफ़ी वर्क किया था नई जो थ्योरी आने वाली थी, रिलेटिविटी जो थ्योरी थी उनके ऊपर। ही पुट्स आउट हिज पेपर ऑन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने अपने नए पेपर्स तैयार कर लिए थे जो रिलेटिविटी जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, विच फॉलोज बाय द वर्ल्ड पॉपुलर इक्वेशन, दैट इज़ जो आज जो इक्वेशन चलती E=mc², उसके ऊपर था जो रिलेटिविटी थ्योरी है हमारी। इन एडिशन ही ऑल्सो पब्लिशाइज हिज पेपर ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1915। और उन्होंने अपने जो पेपर्स थे उनको भी पब्लिश किया था 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। दिस गेव एन एब्सोल्यूट न्यू डेफिनेशन टू द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी। इन्होंने ग्रेविटी को एक नई डेफिनेशन दी, इस कंसेप्ट को उन्होंने पूरी तरीके से चेंज कर दिया और एक नई डेफिनेशन के साथ उन्होंने ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया कि अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं, अगर उनको लाइट की स्पीड से फेंका जाए या चल सकती हैं तो उनका जो मास है वो 0 हो जाएगा। एंड ऑल्सो दिस थ्योरी मेक्स हिम अ फेमस फिगर। और इसी थ्योरी के आने के बाद वो एक फेमस फिगर बन चुके थे। अब वो एक पर्सनालिटी, एक पॉपुलर पर्सनालिटी हो चुके थे। ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स ऑफ 1919 His theory came out as accurate and changed the physics. तो जब सोलर एक्लिप्स आया था 1919 में, तब उनकी जो थ्योरी थी वो पूरी तरीके से एक्यूरेट हो गई और उन्होंने फिजिक्स को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। When Nazi came to power in Germany, he immigrated to the USA. जब नाजीज जो थे वो जर्मनी में पावर में आ गए थे, तब उन्होंने यहाँ से इमिग्रेट कर लिया था, यहाँ से वो शिफ्ट हो गए थे USA की तरफ।
and he does so because he did not want his research and findings to be used for destruction. और वो इसलिए भी शिफ्ट हुए थे क्योंकि उनको अपने जितनी भी नई रिसर्च थी, अपनी जितनी भी नई फाइंडिंग्स थी, उसको डिस्ट्रक्शन में, उसको किसी के विनाश में यूज़ नहीं करना था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं या उनकी जितनी भी सर्च हुई, रिसर्चेज जितनी भी हुई है, वो किसी की शांति को भंग करे या किसी तरीके का विनाश लेकर आए। फर्दर व्हेन जर्मनी डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन 1938, जब आगे चल के जर्मनी ने एक न्यूक्लियर फिजन जो था उसको डिस्कवर किया 1938 में, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहले पर्सन थे टू राइट टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट द डेंजर्स ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। तो वो पहले पर्सन थे जिन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर लिखा और लेटर में उन्होंने बताया कि एटॉमिक बम के कितने बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं, तो एटॉमिक बम्स जो हैं उनको बनाने पे रोक लगाई जाए, ऐसा उन्होंने बता दिया था। मोरओवर इन 1945 व्हेन अमेरिका थ्रो डाउन द एटॉमिक बम्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, 1945 का टाइम था जब अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध चल रहा था। तभी अमेरिका ने जो जापान है उसके 2 शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी बम से अटैक कर दिया था, दैट इज़ एटॉमिक बम्स। और आपको पता है एटॉमिक बम्स जो हैं वो कितने डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इनको वीगन से डालने के बाद जापान जो है बिल्कुल नहीं संभल पाया और आज तक जापान में जो न्यू जनरेशन्स पैदा होती हैं वो हैंडीकैप्ड होती है, अपंग होती है या किसी न किसी तरीके का डिफेक्ट लेकर पैदा होती है। तो इस चीज़ का वीकेंड से विरोध करने के लिए भी सबसे पहले ही वॉज द डीपली हर्ट, वो बहुत दुखी भी हुआ था और उसने इस चीज़ के लिए भी अपनी आवाज़ जो थी, अपनी वॉइस जो थी उसको रेज़ किया था। तो जो पर्सन की हम लोग बात कर रहे हैं वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन, और वो देश के बारे में, अपने देश के बारे में, विश्व के बारे में, उसकी शांति के बारे में बहुत सोचते थे। ऑल्सो ही राइट्स अ लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर भी लिखा और उसमें बताया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए, देश जो है वो एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड, सो दैट इट कैन प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ सच डिस्ट्रक्शंस। सो इससे ये सब जितना भी विनाश हो रहा है उसको बचाया जा सके। इन लास्ट डेज ही स्पेंड मोस्ट ऑफ इट इन पॉलिटिक्स एडवोकेटिंग द वर्ल्ड पीस। और उन्होंने अपना जो अंत समय था वो सबसे ज़्यादा बिताया था वर्ल्ड पीस के बारे में। वर्ल्ड पीस को एडवोकेट करने का मतलब होता है कि उन्होंने विश्व शांति को भी वकालत किया था, मतलब विश्व शांति के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही थी और साथ ही साथ उन्होंने इसको सपोर्ट किया था फुल्ली। एंड डेमोक्रेसी को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हर देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। द ग्रेट साइंटिस्ट डाइड एट द एज ऑफ 76 इन ईयर 1955। और ये जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट थे वो 76 ईयर्स में या यूँ कह सकूँ कि 1955 में उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ होने के बाद के समय वो 76 ईयर्स के थे और उस समय ये डिसाइड हो गया था कि वो एक महान साइंटिस्ट है। तो इस तरह साइंटिस्ट जो हमारे थे उनकी डेथ हुई। और ये चैप्टर आपको अच्छे से रीड आउट करना है और साथ ही साथ ग्लोसरीज लिख लेनी है। थैंक यू।